हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर मॉडल और क्या थे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल जिसकी वजह से बोर मॉडल आया। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था रदरफोर्ड मॉडल, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से उस पर क्वेश्चंस आते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल जो था वो काफी पॉपुलर रहा काफी टाइम तक और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड था। ठीक है, बट कुछ ऐसा पॉइंट था जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था अपने मॉडल में। तो वो क्या प्रॉब्लम थी, देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो एम्प्टी स्पेस होती है एटम में, मोस्ट ऑफ द एटम जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है और उसका सारा का सारा जो मास है और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे कंसेंट्रेटेड रहता है, न्यूक्लियस में। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि जो एटम होता है वो कुछ ऐसा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो उसके बाहर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड मॉडल था। अब जो क्वेश्चंस थे दूसरे साइंटिस्ट के रदरफोर्ड से वो ये था कि देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होना चाहिए, कूलम्ब्स फोर्स लगना चाहिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, तो वो इसमें गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन था कि भाई इनके बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घुमा रहा है, तो वो एक्चुअली सेंटर की तरफ लग रहा है बट इसको क्या दे रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो जो कूलम्ब फोर्स है वो उसको सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहा है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट के क्वेश्चन थे कि देखो हम सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं कि जब कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, और जब फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, जो फोर्स लगता है F, उसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो F इज इक्वल्स टू एम ए एन ले लो। ठीक है, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ घूम रहा है तो इसके पास क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा जो उसको सेंटर की तरफ मिल रहा होगा। और हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट कर रहा होगा। और जब ये कंटिन्यूअसली अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी खुद की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी, और अगर इसकी खुद की एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे इसकी रेडियस भी कम होगी और धीरे धीरे करके ये क्या हो जाना चाहिए, आपका न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। जब हाइड्रोजन एटम को लिया गया, उस पर टेस्ट किए गए, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे या फिर उससे कम टेम्परेचर पे जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो काफी स्टेबल होता है। ठीक है, ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन पे जब रिसर्च की गई तो ना तो वो कोई एनर्जी रेडिएट कर रहा था और ना ही वो आपका न्यूक्लियस में जाके गिर रहा था। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जिसको रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए फिर आता है आपका बोहर मॉडल। बच्चों अब हम समझेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, वो है आपका बोर मॉडल। ठीक है, हमने देख लिया कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या कमी थी जिसकी वजह से जो बोर मॉडल है वो आया। ठीक है, तो बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स दिए जो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी आपकी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड मॉडल कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, तो क्यों वो न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा। ठीक है, तो बोर ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो किस में करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में करता है सबसे पहले तो, और जो ये ऑर्बिट्स होती है वो क्या होती है, आपकी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है जो एनर्जी है ऑर्बिट की वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑर्बिट है मतलब कि जो न्यूक्लियस है आपका, मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है ये आपकी क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट है।
स्टेशनरी ऑर्बिट है आपकी, ठीक है। इसका मतलब इस ऑर्बिट की जो रेडियस है और जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितनी भी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं वो सारी ऑर्बिट्स क्या होती है आपकी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती है, उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, ठीक है। ये बोला आपका बोर मॉडल ने, ठीक है। और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी गेन कर सकता है या एनर्जी को रेडिएट कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये आपकी एक ऑर्बिट है, ऐसे ही और भी ऑर्बिट्स होंगी, ठीक है। ये भी एक स्टेशनरी ऑर्बिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर भी जा सकता है इस ऑर्बिट में और इस ऑर्बिट से वापस अपनी पहले वाली ऑर्बिट में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी मान लो है आपकी E1 और इसकी एनर्जी है आपकी E2। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इस E1 ऑर्बिट, इस वाली ऑर्बिट से इस वाली ऑर्बिट में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, E2 माइनस E1 एनर्जी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी पुरानी ऑर्बिट में आना है तो उसको एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, कितनी, E2 माइनस E1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को की एनर्जी को गेन करके हायर ऑर्बिट्स में जा सकता है और उतनी ही एनर्जी का फोटोन वापस से रेडिएट करके अपनी लोअर ऑर्बिट पे आ सकता है, ठीक है। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है आपकी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा के, ठीक है। या फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा h म्यू, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट्स का वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h अपॉन 2 का, ठीक है। यानी कि हम अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा आपका h अपॉन 2 सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका 2h अपॉन 2। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स जो आपके बोर मॉडल में दिए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इसमें सब चीजें कवर हो गई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई पार्ट आप स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन किस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कैसे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और किस टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इसमें डिस्कस अभी तक नहीं करी कि जो बोहर मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं, जितने भी एटम्स जिनके पास हाइड्रोजन की तरह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो मॉडल है सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। अब हीलियम को अगर हमें हाइड्रोजन के जैसा एटम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके He+ बन जाएगा। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से लिथियम है, लिथियम को अगर हमें हाइड्रोजन के जैसा एटम बनाना है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा आपका Li+2। तो अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो Li+2 He+ हाइड्रोजन। तो ऐसे जितने भी एटम्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बोर मॉडल सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। देखो बोहर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते हैं, और वो ऑर्बिट्स क्या होती है आपकी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट की एक रेडियस भी होगी, ठीक है, जो फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उस रेडियस का जो फॉर्मूला होता है आपका r, वो होता है आपका 0.529 n² अपॉन z, ठीक है। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो कि n की वैल्यू कहां से वैरी करती है, n इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और z क्या होता है, z होता है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। तो यानी कि जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, ठीक है।
अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, r हो जाएगी आपकी 0.529, n इज इक्वल्स टू भी 1 हो गया और z इज इक्वल्स टू भी 1 हो गया इंटू 1, तो ये हो जाएगी आपकी 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इसको हम क्या भी, इसको हम बोर रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्स रेडियस, ठीक है। तो इतनी चीज आप नोट डाउन कर लो। ये चीजें देखो, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दो एटम्स दे दिए जाते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कभी करवाई जाती, हमेशा आपसे बोल दिया जाएगा कि हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में और हीलियम के थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा। आप कैसे निकालोगे आप, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए, इसको अपन रब कर देते हैं, मान लो कि आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के n इज इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट एंड हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट की जो रेडियस है उसका रेशियो निकालना है आपको, रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है। अब हमें पता है जो r है वो किसके प्रोपोर्शनल है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z के, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो r लिख लो, n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n आपको 1 फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया है तो 1 हो गया और z की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 1 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हीलियम की अगर हम बात करें तो RH ही हो गया। अब n क्या वैल्यू दी हुई है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 अपॉन हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, तो ये डिवाइडेड 2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2। अब रेशियो आपसे पूछा गया है तो RH अपॉन RHE क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लिथियम दे सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट दे देंगे आपको, हाइड्रोजन दे देंगे, या फिर हाइड्रोजन के ही फर्स्ट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में रेशियो पूछ लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो रेडियस है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, n स्क्वायर और अपॉन में z के। तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो उस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है और किस टाइप के उस पे से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और वो कूलम्ब फोर्स इसका क्या कर रहा होगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास क्या होगी, एक वेलोसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है आपकी 2.2 इंटू 10⁻6 Z/n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह से आते हैं देखो, एक तो आपको ये पूरी वैल्यू भी याद रखनी है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके n के, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपका ऑर्बिट इंक्रीज होगी वेलोसिटी क्या होगी आपकी घटेगी, ठीक है। अब देखो इस पे जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, What will be the speed of electron? क्वेश्चन था आपका What will be speed of electron in helium plus? अब देखो यहाँ पे हीलियम प्लस क्यों लिया है, क्योंकि बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। He प्लस इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है।
तो हीलियम के थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? v इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2.2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपका 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कौन सी ऑर्बिट है आपकी, थर्ड ऑर्बिट है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये 2 ये हो जाएगा आपका 4.4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसमें आपकी 1.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की इन हीलियम प्लस आयन इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको